अब तक आप एक चीज अक्सर सुनते चले आ रहे हैं, बी टीम। पॉलिटिशियन हो या आम पब्लिक, लोगों के दिमाग में यह सेट कर दिया गया है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है। देखिए, अगर ओवैसी की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की बी टीम है, नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी को लेकर लोगों के दिमाग में यह डाल दिया गया है कि वो उसी जगह पर अपना कैंडिडेट उतारते हैं जहां भाजपा कमजोर होती है। ओवैसी दूसरी पार्टियों का वोट काटते हैं और इस तरह बीजेपी कमजोर होने के बाद भी इलेक्शन जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी से उनको जिताने के लिए जहाँ पे सीटें उनकी ज़्यादा नहीं निकलने वाली होती भारतीय जनता पार्टी की, तो वहीं से ही कूद आते हैं मैदान में और इलेक्शन ज़ोर शोर से लड़ते हैं। खुद तो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। खुद राहुल गांधी भी सेम इसी बात को रिपीट कर चुके हैं। MIM है, आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए MIM के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। ममता बनर्जी से जब ओवैसी पर सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनिए। एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के, नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना। इनके हिसाब से ओवैसी पर बात ही नहीं होनी चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ओवैसी भाजपा की बी टीम है? कमेंट में अभी लिख दो। बाकी सच क्या है जानते हैं आज की वीडियो में। बी टीम आखिर ये कैसे तय किया जाता है? वो कौन से पैरामीटर हैं जिसे ये कंफर्म होता है कि कौन बी टीम का मेंबर है? इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसका जवाब हमें कुछ पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट से मिल जाता है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो जिस जगह स्ट्रांग होते हैं वहां ओवैसी आ जाते हैं, जिससे वोट स्प्लिट हो जाता है और भाजपा जीत जाती है। इसलिए ओवैसी भाजपा की बी टीम है। मान लीजिए एक सीट है जहां से 4 पार्टियां इलेक्शन में उतरती हैं, W, X, Y और Z, जिसमें कोई एक ही जीत सकता है। वोटिंग हुई और पार्टी W को मिलते हैं 10 वोट, X को 12, Y को 5 और Z को 3। ज्यादा वोट X को मिले इसलिए X की जीत हुई। लेकिन अब यहां पर पार्टी W का है, अगर Z इस सीट से इलेक्शन ना लड़ती तो उसके 3 वोट मुझे मिल जाते और मेरे टोटल वोट हो जाते 13। चूंकि Z इस पर्टिकुलर सीट से इलेक्शन लड़ती है, वोट काटती है, इसलिए X की जीत होती है। ऐसे में Z जो है वो X की बी टीम है। यही कुछ सिमिलर सी बातें बी टीम के मुद्दे पर ओवैसी को लेकर कही जाती है। इसका कुछ रियल एग्जाम्पल भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022, सीट बिजनौर। यहां से 3 मेन पार्टी होती है, RLD, BJP और BSP। साथ ही इसी सीट पर इलेक्शन लड़ने आती है ओवैसी की AIMIM। इलेक्शन होते हैं, बीजेपी को मिलते हैं 97,165 वोट, RLD को मिलते हैं 95,720 वोट, जबकि ओवैसी की पार्टी को मिलते हैं 2,290 वोट और इस सीट पर बीजेपी जीत जाती है। अब यहां पर RLD के लीडर का तर्क होगा कि अगर ओवैसी इस सीट से ना आते तो ओवैसी को जो 2,290 वोट मिले हैं वो हमें मिलते और इस तरह 98,010 वोट के साथ हम बीजेपी से आगे निकल जाते और जीत जाते। यहां ओवैसी आ गए इसलिए बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीती इसलिए ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। एक और रियल एग्जांपल देखते हैं, उत्तर प्रदेश की ही नकुल विधानसभा सीट। यहां भी वही 3 मेन पार्टी, बस RLD की जगह समाजवादी पार्टी, साथ ही ओवैसी की AIMIM भी। यहां भी जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है। समाजवादी पार्टी बीजेपी से सिर्फ 315 वोट से हार जाती है, जबकि AIMIM को टोटल वोट मिलते हैं 3,591। यहां समाजवादी पार्टी का तर्क हो सकता है अगर ओवैसी की पार्टी इस सीट पे ना आती तो हम जीत जाते। चूंकि ओवैसी ने वोट काट लिया जिस वजह से बीजेपी जीत गई, इसलिए ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। इसी तरह अदर पॉलिटिकल पार्टी भी ओवैसी के लिए सेम पैरामीटर यूज करती हैं, फिर वो कांग्रेस हो या फिर TMC या फिर RJD। अब सवाल ये कि आखिर ओवैसी ही बी टीम क्यों, कोई और पार्टी बी टीम क्यों नहीं? जबकि किसी भी सीट पर ओवैसी के अलावा और भी बहुत सी पार्टियां होती है। जैसे नकुल सीट का ही एग्जांपल ले, जहां विनिंग मार्जिन सिर्फ 315 वोट का था, जिसमें कांग्रेस को 1,353 वोट मिले थे। अब यहां पर वही सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं किया जाता, कांग्रेस को बी टीम क्यों नहीं कहा जाता? दूसरी पार्टी आजाद समाज पार्टी, जिसे वोट मिलते हैं 616, जबकि विनिंग मार्जिन है सिर्फ 315। फिर यहां पर आजाद समाज पार्टी को
बी टीम क्यों नहीं कहा गया? आम आदमी पार्टी जिसे वोट मिलते हैं 240 वो भी जीत नहीं पाती, वो बी टीम क्यों नहीं? ओवैसी ही बी टीम क्यों? जबकि अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी पार्टियां बीजेपी के साथ अलायंस में रह चुकी हैं और जो पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं रही उनकी पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं जाता जिसमें किसी ना किसी पार्टी का कोई बड़ा लीडर बीजेपी के साथ ना जाए। लेकिन अगर ओवैसी के केस में देखेंगे तो ओवैसी ना कभी बीजेपी के साथ अलायंस में रहे और ना ही ओवैसी की पार्टी का कोई बड़ा नाम बीजेपी में शामिल हुआ। फिर भी ये ओवैसी बी टीम कैसे? आखिर कैसे ओवैसी को बी टीम की कैटेगरी में डाल दिया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 1927 ये वो साल है जब नवाब महमूद खान इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, जिसे आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM कहते हैं, उसे इस्टेब्लिश करते हैं। इस टाइम देश पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। AIMIM का मेन मोटिव था मुस्लिम कम्युनिटी के बीच फाइनेंशियल और एजुकेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, मुस्लिम राइट की बात करना, उनके हक की लड़ाई लड़ना। हालांकि इन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जिस उम्मीद के साथ ये आए थे, जिसका असर ये होता है कि 1948 तक AIMIM लगभग खत्म हो जाती है। 1947 में इंडिया को अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी होती है। इंडिया को एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नेशन बना दिया जाता है, संविधान पारित किया जाता है, इलेक्शन होती है, इंडियन सिटीजन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जाता है, फिर वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। इसी आर्टिकल को फॉलो करते हुए AIMIM एक बार फिर से एक्टिव होती है। मोटिव वही मुस्लिम कम्युनिटी के फाइनेंशियल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करना, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना। साल 1960 में AIMIM हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में उतरती है और 24 डिवीजन में जीत हासिल करती है। साल 1962 में असदुद्दीन ओवैसी के फादर सलाउद्दीन ओवैसी पहली बार स्टेट इलेक्शन जीतते हैं और हैदराबाद के पत्थरगट्टी इलाके से विधायक बन जाते हैं। 1967 में एक बार फिर इलेक्शन होती है और इस बार AIMIM 3 सीट अपने नाम कर लेती है। अब आता है 1984। AIMIM हैदराबाद से निकलकर दिल्ली पहुंचती है। सलाउद्दीन ओवैसी पहली बार हैदराबाद सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं और एक बड़ी जीत अपने नाम करते हैं। इस तरह 1927 में मुस्लिम राइट को लेकर बनी पार्टी हैदराबाद से दिल्ली पहुंच जाती है। 1992 में AIMIM को इलेक्शन कमीशन में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाता है। सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से लेकर 2004 तक लगातार हैदराबाद से सांसद होते हैं, कोई उन्हें डिफीट दे ही नहीं पाता और 2004 से शुरू होता है असदुद्दीन ओवैसी का दौर, जहां साल 2004 से लेकर अब तक लगातार ओवैसी हैदराबाद सीट से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। 1984 से लेकर अब तक हैदराबाद सीट से ओवैसी के अलावा कोई और जीत ही नहीं पाया। और ऐसा भी नहीं है कि बस ओवैसी इस सीट से जीतते ही आ रहे हैं, बल्कि इस इलाके के लिए उसी 1927 वाले मोटिव के साथ मुस्लिम डेवलपमेंट, मुस्लिम एजुकेशन पर अच्छा काम भी कर रहे हैं, जहां हैदराबाद में कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है। ओवैसी की लीडरशिप में सबसे पहले एक दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया जाता है और फिर शुरू होता है काम, वो काम जो एक लीडर को करना चाहिए, वो काम जिसके लिए लोग वोट करते हैं, वो काम जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। साल 1984 में हैदराबाद का पहला माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज शुरू किया जाता है। आज यहां पर 150 MBBS की सीट है। इसी से कनेक्टेड एक और हॉस्पिटल बनता है, ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी को A+ मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। एक और हॉस्पिटल बनता है प्रिंसेस इसरा हॉस्पिटल। इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री के लिए डेक्कन स्कूल ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाया जाता है। जनरल नर्सिंग डिप्लोमा के लिए ओवैसी स्कूल ऑफ नर्सिंग, इसके अलावा ओवैसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी जैसे कई जबरदस्त काम मेडिकल सेक्टर में किया जाता है। और इन हॉस्पिटल में बहुत ही कम पैसे में लोगों के इलाज हो जाते हैं, जैसे जनरल OPD के लिए ओवैसी हॉस्पिटल में 20 रुपए और प्रिंसेस इसरा हॉस्पिटल में 10 रुपए, सिटी स्कैन के लिए 600 रुपए, MRI 3000 से 3500 रुपए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 800 से 1000 रुपए, सिजेरियन डिलीवरी के लिए 5000 से 6500 रुपए। मतलब जिस चीज के लिए आप 20,000 25,000 पे करते हो, कहीं कहीं तो 50,000 70,000 तक पहुंचा दिया जाता है, वही सेम ट्रीटमेंट 6,000 रुपए में दिया जाता है। और ये सब
ओवैसी ही करते हैं। साल 2006 में एक और ट्रस्ट बनाया जाता है, सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जहां ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से 4 इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल बनाए जाते हैं, जिसमें आज करीब 4100 बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 90 टीचर मौजूद हैं। और ये जो 4100 बच्चे हैं, इसमें मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो गरीबी में रहते हैं। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से उन सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक्स, स्कूल बैग्स और जो भी लर्निंग मटेरियल होते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसी ट्रस्ट के अंडर एक और स्कूल उस्मानिया मॉडल हाई स्कूल रन किया जाता है। साथ ही कुछ पॉकेट स्कूल भी हैं जो जगह जगह सिर्फ एक रूम में चलते हैं, जहां एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है। अनदर हैंड कुछ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन किए जाते हैं, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और यहां भी वही बच्चे होते हैं जो फैमिली से फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, इन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंडर ओवैसी लाइवलीहुड स्कूल बनाया जाता है, जहां लड़कियों को, औरतों को मेहंदी डिजाइन, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, स्पोकन इंग्लिश जैसी कई छोटी छोटी स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और इसके लिए 32 टीचर्स एंड ट्रेनर हैं जो अब तक 21,000 लड़कियों और औरतों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। ये जबरदस्त काम है, जहां गरीब फैमिली से आने वाले बच्चों को मदद के नाम पर पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि एजुकेशन दी जाती है, उन्हें स्किल दी जाती है। ये कुछ काम है जो ओवैसी अपने संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं, और यही वो रीजन है जो ओवैसी लगातार 1984 से लेकर अब तक हैदराबाद सीट से जीतते आ रहे हैं। अब तक कोई उन्हें इस सीट से हरा ही नहीं पाया है। पहले सलाउद्दीन ओवैसी और अब असदुद्दीन ओवैसी। यहां ओवैसी से एक चीज पॉलिटिशियन को सीखनी चाहिए कि कैसे एक नेता को अपने क्षेत्र में काम करना होता है, कैसे अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। ये सब वाकई काबिले तारीफ है। अब हैदराबाद की पब्लिक से कोई जाकर पूछे क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो आपको क्या लगता है जवाब क्या होगा? कमेंट में आप खुद बताओ। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ उन पॉइंट्स को भी समझते हैं जिस पे ओवैसी ने पार्लियामेंट में मुस्लिम के लिए आवाज उठाई है। नंबर 1, अभी हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA को इंप्लीमेंट कर दिया गया, जहां मुस्लिम को छोड़कर 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को भारत की नागरिकता देने का कानून बनाया गया। लेकिन जब इस बिल को संसद में पेश किया गया था तो ओवैसी इसके अपोज में थे और इस बिल की कॉपी को पार्लियामेंट में ही फाड़ दिया था। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है जो मुस्लिम कम्युनिटी जिस CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, ओवैसी उसी बिल के अपोज में उसे फाड़ रहे थे? वो बीजेपी की बी टीम है, ये भी आपको सोचना होगा। नंबर 2, हिजाब का मामला आया, ओवैसी ने मजबूती से इसे डिफेंड किया। कर्नाटक की वो लड़की मुस्कान, जिसकी हिम्मत की ओवैसी ने तारीफ करी। ज्ञानवापी का मुद्दा सामने आया, ओवैसी ने बोला। सलमान अजहरी अरेस्ट हुए, ओवैसी ने बोला। हर जगह हर मुद्दे पर ओवैसी बोलते हैं। मुस्लिम राइट की बात ओवैसी करते हैं, मुस्लिम लीडरशिप की बात ओवैसी करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो वो पार्टी जो मुस्लिम वोट के बलबूते अपनी राजनीति चला रही, वो सब खामोश रहती हैं। कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताता हूं। कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा था, सेम टाइम पे उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन की कैंपेनिंग भी चल रही थी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, जो इस टाइम बीजेपी की टीम में जा चुके हैं, दोनों लोग रथ यात्रा लेकर निकले हुए थे। अखिलेश यादव से उस यात्रा के दौरान हिजाब पर सवाल किया गया तो उनका हाव भाव बदल गया। उन्होंने सर हिलाकर इशारा किया जैसे कह रहे हो ये क्या पूछ रहे हो, लेकिन फिर वापस से वही सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा आवाज नहीं आ रही। मतलब जिस जगह वो बाकी सवाल का जवाब दे रहे थे, वहां हिजाब मामले पर कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। समझ रहे हो? मुस्लिम का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम के इश्यूज पर बात नहीं करनी है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, कोई दूध का धुला नहीं, हमाम में सब नंगे। गुजरात में इलेक्शन होने वाले थे, बीजेपी उसी टाइम बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से रिहा कर देती है। हर तरफ इस पे चर्चा हो रही होती है। हर वो इंसान जिसके अंदर इंसानियत थी, वो बिल्किस के सपोर्ट में बात कर रहा था, गुजरात सरकार के इस फैसले को क्रिटिसाइज कर रहा था। सेम टाइम पे आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर नेशनल पार्टी बनने की चाह लिए गुजरात इलेक्शन में इंटर करती है। कैंपेनिंग शुरू होती है, मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे होते हैं। उसी बीच उनसे बिल्किस को लेकर सवाल किया जाता है तो उनका जवाब होता है हमें इससे मतलब नहीं, जिसका इनसे मतलब है
वो इस पे बोल रहे हैं। आपसे एक सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है कि गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं, हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पे बात कर रहा है। एक औरत की पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई और जिसने किया उसे जेल से रिहा कर दिया गया, और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्किस मुस्लिम थी। इसी तरह वो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम वोट के बलबूते अपनी राजनीति चला रही, वो सब मुस्लिम के मुद्दे पर ऑलमोस्ट खामोश रहती हैं, और वही लोग जो खुद मुस्लिम इश्यूज पर बात नहीं करते वो ओवैसी को बी टीम कहते हैं, और वही बी टीम कहने वाले नेताजी या तो खुद बीजेपी में चले जाते हैं या फिर उनकी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी का स्कार्फ पहन लेते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब सवाल ये कि आखिर इसकी वजह क्या है, सच क्या है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ओवैसी भाजपा की बी टीम नहीं है, सेम वैसे ही जैसे राहुल गांधी पप्पू नहीं है। जैसे मीडिया डॉक्टरेट वीडियो करोड़ों रुपए खर्च करके आईटी सेल के जरिए राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया गया, लोगों को समझा दिया गया कि राहुल गांधी पप्पू हैं, वो देश के पीएम बनेंगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा, जबकि सच ये है कि राहुल गांधी एक एजुकेटेड लीडर है। सेम उसी तरह वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम वोट के दम पर असेंबली तक पहुंच रही लेकिन मुस्लिम राइट की कोई बात नहीं कर रही। ऐसे में जब ओवैसी मुस्लिम की बात करते हैं, हैदराबाद डेवलपमेंट का मॉडल उनके सामने रखते हैं, उन्होंने अब तक जो काम किए हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में अगर वो ओवैसी के करीब जाएंगे तो उन पार्टियों का वोट शेयर कम होगा, बल्कि उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, उनका नुकसान होगा। मुस्लिम ओवैसी को वोट ना करे इसलिए उन सब ने मिलकर बड़ी ही प्लानिंग से ओवैसी को बी टीम साबित कर दिया। लोगों को समझा दिया गया कि देखो ओवैसी भाजपा की बी टीम है, वोट कटुआ है, अगर ये इलेक्शन ना लड़ता तो बीजेपी को हम हरा देते हैं। चूंकि मुस्लिम किसी को जिताने के बजाय सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करता है, उसे यह बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई। और आज सिचुएशन यह है कि जब ओवैसी मुस्लिम राइट की बात करते हैं तो वही मुस्लिम उन्हें बी टीम कहते हैं, और जो लोग मुस्लिम इश्यूज पर एकदम चुप रहते हैं उन्हें वो अपना लीडर मानते हैं। मतलब समझ में ये नहीं आता आखिर खुद का भी कोई दिमाग है या बस यूं ही। आपको समझना होगा ये बी टीम का शगुफा सिर्फ अपने फायदे के लिए छोड़ा जाता है। जहां खुद का नुकसान हो वहां दूसरे को बी टीम बना दो। इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लो। अखिलेश यादव और कांग्रेस में अलायंस को लेकर थोड़ी तनातनी हुई तो अखिलेश ने कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बता दिया, मतलब कांग्रेस ही बी टीम। ओपी राजभर जब इनका अखिलेश के साथ अलायंस खत्म हुआ तो इन्होंने अखिलेश को भाजपा की बी टीम कहा, जबकि खुद मंत्री बनने के लिए भाजपा के साथ चले गए। एक और पार्टी जनवादी पार्टी जो कि अखिलेश के साथ अलायंस में थी, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी तो अखिलेश का साथ छोड़ दिया, और वजह बताई अखिलेश भाजपा की बी टीम है। मतलब क्या चल रहा भाई? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ओवरऑल सच यही है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोट बैंक खास करके मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी को बी टीम बना दिया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।